अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें। इससे प्रीवियस हमने जो बायोलॉजिकल मेथड है उसको देखा, तो आज हम बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड को देखेंगे। हमने इसमें बेसिकली देखना कि बायोलॉजी जो है वो और मुख्तलिफ जो साइंस हैं, और जिस तरह बायोलॉजी भी एक साइंस है, ये इंसान को क्या फ़ायदा दे रही है। क्योंकि हमें साइंस का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना इंसान को। तो हमने देखना कि ये जो बायोलॉजी है जिसको हम स्टडी करते हैं, ये इंसान को क्या फ़ायदा दे रही है। जिस तरह आपने एक बात शायद सुनी हो ना सुनी हो कि जो जिन होता है उसकी जो जान होती है वो तोते में होती है। पता नहीं ये एक बात सही है कि नहीं, वैसे मैंने भी सुनी है। तो इसी तरह ये जो पहला चैप्टर है ना, इसकी जो जान है ना, ये टॉपिक है कि हम इसमें देखेंगे कि ये बायोलॉजी किस तरह इंसान की जो डेली लाइफ है उसमें उसकी हेल्प कर रही है। तो आज का लेक्चर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कहता है कि हमने देखना है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि जो बायोलॉजी है वो मैनकाइंड इंसानों को किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर हम देखें ना, तो ये जो बायोलॉजी है ना, ये फूड प्रोडक्शन डिजीज कंट्रोल, और प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट। तो ये कहता है कि ये जो बायोलॉजी है ना, ये हमारा जो फूड प्रोडक्शन है इसमें हमें मदद दे रही है। इसमें किस तरह मदद दे रही है, ये जो फूड की क्वालिटी है और क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जो फूड है वो तो बेसिक नीड है। तो इसलिए ये बायोलॉजी जो है ये हमारी मदद करती है फूड जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने में और उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। ये जो बायोलॉजी है ये हमें मदद देती है। ये तो हो गया फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का काम। ये असल में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ हम फूड प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिजीज़ कंट्रोल और उसके बाद प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट, अपना एनवायरनमेंट को ये जो बायोलॉजी है किस तरह प्रोटेक्ट करती है, कंजर्व करती है। उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल, ये डिज़ीज़ कंट्रोल में किस तरह मदद देती है ह्यूमंस को, एनिमल्स को। जो डिज़ीज़ होती हैं इसमें बायोलॉजी हमारी क्या मदद करती है। और उसके बाद प्रोटेक्शन एंड कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूशन से इन्वायरमेंट हमारा ख़राब होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है ये बायोलॉजी, ये इसमें हमने देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सिर्फ ये फूड प्रोडक्शन को देखना है। व्यूअर्स, अगर हम देखें ना फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या किरदार है, तो हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के आपने मेथड पढ़े हुए हैं। ये मुझे इंजीनियरिंग की स्पेलिंग में ज़रा डाउट लग रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के आपने मेथड पढ़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जीन की छेड़खानी करके, जीन की मैनिपुलेशन करके, तो हम जो अपना वो जो एनिमल है, जो अपनी जो डिज़ायर्ड थिंग है वो हासिल करते हैं। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो मेथड आ जाते हैं।
सबसे जो पहला मेथड है इसमें आ जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स selective ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का आपने एक और नाम पढ़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। उसके बाद हमारे पास एक और स्टेप है, वो है क्लोनिंग। तो व्यूअर्स इसमें होता है क्या है कि अगर हम ये लफ्ज़ जो है ट्रांसजेनिक, अगर हम इसको देखें ना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं कि ट्रांस मतलब चेंज, जिनका हमने जेनेटिक जो मटेरियल है ना उसको चेंज कर दिया होता है। किसी फॉरेन जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर दिया होता है। किसको? फॉरेन डीएनए को हमने, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, फॉरेन डीएनए को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया होता है। इंसर्ट करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है कि जो हमारी फूड की जो प्रोडक्शन है ना वो अच्छी हो जाए। और इस तरह हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। तो इसमें हमने क्या होता है, इसमें भी हमने ना फॉरेन डीएनए, आउटसाइड कोई एनिमल है उसका डीएनए लेके ना हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर। अब अगर बात की जाए तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग में जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे एनिमल्स का आपस में क्रॉस करते हैं जिनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर होती है। उसके बाद उनकी जो फूड है वो बेहतर होती है। तो जिस तरह आपने सुना हुआ है बॉयलर, तो इससे क्या होता है कि बॉयलर का जब वो क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो बॉयलर आता है तो वो हमारे पास तकरीबन 30 दिनों में तैयार हो जाता है। इससे हम बॉयलर्स के वो जो हम प्रोटीन लेते हैं, मीट लेते हैं, इससे क्या होता है कि जो मीट होता है वो सस्ता भी होता है और वो टाइम उसमें कंज्यूम भी कम होता है, लेस टाइम में हमारे पास मार्केट में आ जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं, हम उससे वो लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो इससे हमारी जो फूड की जो प्रोडक्शन है ना ये इंक्रीज़ ही हुई है। तो हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या किया है, अपनी जो फूड की जो प्रोडक्शन है ना वो हमने इंक्रीज़ कर दी है। तो अब एक और हमारे पास जो इसका मेन फंक्शन है कि हम जो इंसुलिन है, इंसुलिन हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम बैक्टीरिया के अंदर से जीन वो इंसुलिन मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए हम इंसुलिन हासिल करते हैं, जो कि फिर इंसान यूज़ करते हैं, उसको लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एनिमल्स जो होते हैं उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ करते हैं। इस तरह हम जो अच्छे प्लांट्स होते हैं उनका आपस में क्रॉस करा के बेटर क्वालिटी की जो हम फूड है वो हासिल करते हैं। हमारा क्योंकि एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारा जो मेन रिसोर्स है खुराक का वो भी प्लांट्स ही हैं और हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी प्लांट्स के ज़रिए हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो प्लांट्स की जो बेटर क्वालिटी है वो भी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक ये भी फंक्शन हो गया। इसमें हम डिज़ीज़ जो रेजिस्टेंस है, जिनमें डिज़ीज़ को से लड़ने की जिनमें ताकत है उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इसमें जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इनमें क्या होता है कि अगर कोई बीमारी आ गई है तो उससे क्या होगा, सारी की सारी फसल जो है ना, एक प्लांट में कोई बीमारी आ गई तो इससे क्या होगा कि सारी जो फसल है ना, सारी की सारी फसल तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ये उस बीमारी का जो जीन है, डिजीज़ रेसिस्टिंग जीन है, उसको उस प्लांट के अंदर पहले से इंसर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब
उसमें ताकत आ जाती है उस डिजीज़ से लड़ने के लिए, तो प्लांट जो होता है उसकी डेथ होने से बच जाती है। तो इससे हम जो प्लांट है वो क्रॉप है उसको हम बचा भी लेते हैं डेथ से। तो अब एक क्लोनिंग, क्लोनिंग का आपको पता है कि इसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि डॉल्जी शीप वो भी क्लोनिंग के ज़रिए बनी थी, काफ़ी वो अच्छी शीप थी। तो उसके बाद ये हमारे पास क्लोनिंग हो गया। तो अब ये हमने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो तरीके हैं फूड प्रोडक्शन के लिए वो हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे कि जिस तरह ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम कैसे महफूज रख सकते हैं। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि जो डिज़ीज़ कंट्रोल है उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो प्लांट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो हमारी पाकिस्तान है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो प्लांट का हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्लांट को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, किस चीज़ से हम प्लांट को महफूज रखते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। डिज़ीज़ कंट्रोल प्लांट में किस तरह होता है तो वो हमने देखना है भी। अब मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, मुझे लगता है इस पेन का काम पूरा हो गया, वैसे इसके पूरे हो गए, चेंज कर लेना चाहिए इसको। अच्छा, तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हमारे पास फंगिसाइड्स। अब जो प्लांट्स हैं अगर उसको कोई डिजीज़ हो गया तो हम इन केमिकल्स के ज़रिए, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, इसके ज़रिए हम जो वो डिज़ीज़ है उसको ख़त्म करते हैं। अब इनका ना अगर हम देख लेना तो एक ड्रॉबैक भी है। इनका ड्रॉबैक क्या है कि ये पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काज कर सकते हैं। अब हमने कोई भी ऐसा तरीका यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने देखा है कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं ये बायोलॉजी के ज़रिए। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम बायोलॉजी के ज़रिए अपना जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक तरफ हम पोल्यूशन काजिंग एजेंट हैं वो भी हमारे पास बन रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो एफिड हमारे पास क्या करता है, एफिड करता है वॉलनट ट्री को इन्फेक्ट करता है, इसको ख़राब करता है। वॉलनट ट्री को, अखरोट का जो दरख्त होता है, इसको क्या करता है, ख़राब करता है। तो अब इसको हमने किसी तरह बचाना है वॉलनट ट्री को ख़राब होने से। तो वो हम किस तरह बचाएंगे, हम एक वेस्प, भीड़, हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसको हम जब इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, इसको इंट्रोड्यूस करा के हाँ ये क्या करेगी, ये जो एफिड है ना इसको खा लेगी। जब इसको खा लेगी तो क्या होगा कि ये जो वॉलनट ट्री है ना ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये अब ख़राब होने से बच जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हमने क्या किया, हमने एक प्लांट जो भी है हमने उसको महफूज कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा लिया, तो उससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्ट है वो बच गई है। अब इसकी एक और मिसाल ली जाए तो अब एक क्रॉप है, कोई फसल है, उसमें क्या हुआ,
उसमें अब माइस चूहे चूहे आ गए। अब चूहे क्या करेंगे, ये जो फसल है हमारी इसको ख़राब कर देंगे। तो हमने अब इस क्रॉप को बचाना है, तो हम किस तरह बचाएंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल की मदद से। हम क्या करेंगे, हम इस जो क्रॉप है ना इसमें हम छोड़ देंगे बिल्लियाँ। क्या छोड़ देंगे? बिल्लियाँ। टॉम एंड जेरी हो जाएगा ना। तो टॉम एंड जेरी में तो ऐसे होता है ना कि ये जो माइस है, चूहा है, ये बिल्ली के हाथ नहीं आता, पर रियल केस में ऐसे नहीं होता। ये जो बिल्लियाँ हैं इनको खा लेती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो हम क्रॉप में फसल में क्या छोड़ देंगे? हम कैट्स छोड़ देंगे। तो कैट्स क्या करेंगी, ये जो माइस हैं इनको खा लेंगे। इनको जब खाएंगी तो हमने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने ख़त्म कर दिया, जो अपने प्रोडक्ट है उसको महफूज कर लिया। अब ये क्रॉप हमारी महफूज हो गई है और ये जो चूहे थे ये ख़त्म हो गया और इन्वायरमेंट को और किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए अपनी जो प्लांट है उसको हम महफूज कर लेते हैं। ये तो हो गया। अब हम आगे देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम केमिकल्स के ज़रिए, किसके ज़रिए? केमिकल्स के ज़रिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के जो मेथड हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम यूज़ करते हुए, बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम जो कोई भी डिज़ीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं केमिकल के ज़रिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, कोई डिज़ीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स को भी और बायोलॉजिकल मेथड को भी हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। उस यूज़ करने से क्या हो रहा है कि जो हमारी डिज़ीज़ है ना वो ख़त्म हो रही है। तो अब हमने मैथ में आपने एक टर्म पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के अलावा आपने मैथ में टर्म पढ़ी हुई है डेरिवेटिव्स। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स, जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं मैट्रिक में। तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपके पास कोई इक्वेशन होती है, आपने एट द एंड उसके रूट्स बनाने होते हैं। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपके पास कोई रूट होता है, मतलब कोई रूट्स होते हैं, आपने उनको ड्राइव करके तो वो उनका वो इक्वेशन बनानी होती है। तो अगर हम ये देखें, हम केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके डिज़ीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इन दोनों में से क्या यूज़ करेंगे? हम इन दोनों में से इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इससे हम एक नाम देंगे इसको, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह से ना डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो आपके पास ये भी हो गया। अब एक टर्म आपकी बुक में है, वो है हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोफोबिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रो का अगर हम देखें तो हाइड्रो का लफ्जी मतलब होता है वाटर। तो अगर हमने किसी प्लांट को हमने सॉइल में ग्रो करवाया है, तो सॉइल में आपको पता है सॉइल एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, इनऑर्गेनिक और वाटर का और एयर का।
मिक्सचर है, सॉइल कंपोजिट मिक्सचर है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें मदद देते हैं। तो हमें अब ये कैसे पता कि कौन सा जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट को कितना चाहिए, कितना वो नेसेसरी है प्लांट के लिए, तो वो हम किससे पता करेंगे, वो हम हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक से पता करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स को हम क्या करेंगे, एक एरेटेड वाटर में ग्रो कराएंगे, उसमें हम ना ऐड करेंगे न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन जब ऐड करेंगे तो उसका जो अफेक्ट हमें प्लांट्स में पता लगेगा कि इस न्यूट्रिशन जो हमने ऐड किया है इसका अफेक्ट प्लांट में क्या है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये इस टेक्निक के ज़रिए ना अब जो खलाबाज होते हैं एस्ट्रोनॉट, जब वो खलाई सफ़र करते हैं तो उसमें तो कोई साइल नहीं होती, तो ये इस टेक्निक के ज़रिए उसमें जो वेजिटेबल है उसको ग्रो कर सकते हैं। पर ये जो टेक्निक है अभी तक एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। पर ये आने वाले वक्त में आप कह सकते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो हो जाए कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इसके ज़रिए कोई सब्ज़ियाँ वगैरह उगा सकते हैं विदाउट सॉइल। तो इसको हम कह देते हैं हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। अब आपके पास जो खुराक है, जो फूड है, अब उसको हमने प्रिजर्व करना है। ये पेस्चराइजेशन एक मेथड है जो किसने पेश किया था, लुईस पोस्चर ने। लुईस पोस्चर ने इसको हमें दिया था। इसमें क्या होता है कि जो खुराक है हमारे पास उसको हमने जब आप कोई चीज़ मार्केट से लेके आते हैं पैकिंग में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जो हमारी फूड है उसको ख़राब होने से लॉन्ग टाइम के लिए बचा लेते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं पेस्चराइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ख़ास तौर पे ये जो मिल्क है या मिल्की आइटम्स हैं इसमें ये जो पेस्चराइजेशन टेक्निक है ये बहुत यूज़ होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी खुराक है वो ज़्यादा देर के लिए महफूज हो जाती है। और आप जब खाना गर्म करते हैं तो खाना गर्म करके क्या होता है कि जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो स्किल हो जाते हैं। जैसे दूध है, अगर आप खुला दूध लेके आए मार्केट से तो उसको आप उबालते हैं तो क्या होता है कि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह जो वो दूध या कोई भी खुराक है वो खाने के काबिल हो जाती है उसको हीट करने से। तो ये हमारे पास था फूड की प्रोडक्शन के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उसको आज हमने देखा। इसके बाद हम डिज़ीज़ कंट्रोल को देखेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो बायोलॉजी है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह उसको कंजर्व कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म हो गया। हमने आज फूड प्रोडक्शन को देखा। तो जाते हुए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा। वक्त अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।